डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चौधरी एक बार फिर आपके लिए मानव श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो संकलन है वो लेकर के आया हूँ। जैसे पिछली बार हमने मानव पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे थे, आज अपन मानव श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो आपके राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में रीट, नीट, एसएससी बहुत सारी जो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अंदर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर है, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है। तो श्वसन के दौरान अपन जो ऊर्जा काम में लेते हैं वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? रासायनिक पदार्थ। तो श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा अपनी क्या हो जाएगी? रासायनिक ऊर्जा, यानी ग्लूकोज का दहन करके अपन ऊर्जा प्राप्त करते हैं एटीपी के रूप में। तो श्वसन में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा क्या है? रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, वायु ग्रहण करते समय तनुपट होता है। तो वायु को जब अपन अंदर की ओर ग्रहण करते हैं तो उस समय तनुपट बोलते हैं डायफ्राम को, तो वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है आपका चपटा। वायु ग्रहण करते समय तनुपट कैसा होता है? चपटा हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निःश्वसन में होता है। निःश्वसन जिसको अंतःश्वसन भी कहते हैं, इनहेलेशन, यानी वायु को या ऑक्सीजन को अंदर की ओर ग्रहण करना शरीर में। तो निःश्वसन की क्रिया में किस प्रकार की क्रियाविधि होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है, तनुपट एवं बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां संकुचित। दूसरा है तनुपट एवं बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां शिथिलित। तीसरा है केवल तनुपट संकुचित, और चौथा है केवल बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां शिथिलित। देखो, इन प्रश्नों के साथ साथ आप अपना भी जो है आंसर साथ में तैयार करते जाएं मेरे बताने से पहले, ताकि आपको पता चले कि आपका कितनी आपकी तैयारी है इस चैप्टर से। तो तीसरे क्वेश्चन का अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन, यानी निःश्वसन की क्रिया में तनुपट एवं बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां जो है वो क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च वसन में होता है। उच्च वसन बोलते हैं वायु को बाहर की ओर निष्कासित करना। तो वायु को जब बाहर की ओर निष्कासित करते हैं तो कैसी क्रिया होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है, तनुपट एवं बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां संकुचित। दूसरा है तनुपट एवं बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां शिथिलित। तीसरा ऑप्शन है केवल तनुपट शिथिलित। चौथा ऑप्शन है तनुपट बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां संकुचित। तो यहाँ पर जब आपके उच्च वसन की क्रिया होती है तो तनुपट एवं बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां क्या हो जाती है? शिथिलित हो जाती है। यहाँ बे ऑप्शन हो जाएगा। निःश्वसन में तो क्या होती है? संकुचित, और उच्च वसन के अंदर क्या होती है? शिथिलित होती है तनुपट एवं बाह्य अंतरा प्रसुप पेशियां। अगला क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर होती है। यानी विश्राम अवस्था में रेस्ट स्टेज के अंदर जो वयस्क व्यक्ति है उसकी श्वसन दर कितनी होती है? तो वो श्वसन दर होती है आपकी 16 से 20 प्रति मिनट। 16 से 20 प्रति मिनट। छठवां क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन होता है। विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा स 0.5 लीटर, या इसको अपन बोल सकते हैं 500 ml मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 0.5 लीटर। अब देखो, ज्वारीय आयतन क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको, यानी एक समय में जो ग्रहण की गई वायु या छोड़ी गई जो वायु है उसके आयतन को अपन बोलते हैं ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है। यानी फेफड़ों में जो श्वास नली है उसकी शाखा का जो अंतिम भाग है, टर्मिनल पार्ट है, वो क्या होता है? वो आपके कहलाती है वायु कूपिकाएँ। क्या कहलाती है? वायु कूपिकाएँ, एल्वोलाई। और वायु कूपिकाओं के द्वारा ही क्या होता है? गैसों में विनिमय की ये प्रमुख सतह है, यानी जो गैसों का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, वो वायु कूपिकाओं की सतह से होता है लंग्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना 8 नंबर का, उच्च वसन के समय सीटी की आवाज़ आना कौन से रोग की पहचान है? उच्च वसन बोलते हैं वायु को शरीर से बाहर की ओर निष्कासित करने को, एक्सहेलेशन को। तो जब शरीर से श्वसन की क्रिया में जब वायु बाहर की ओर निष्कासित की जाती है तो उस समय सीटी की आवाज़ आती है। ये कौन से रोग की पहचान है? तो ये है आपके अस्थमा की, अस्थमा या दमा जिसको बोलते हैं। तो देखो, अस्थमा या दमा का कारण क्या है? ये एक प्रकार की एलर्जी है। तो अस्थमा या दमा किसके कारण होता है? जैसे पराग कणों से, धूल के कणों से, ठंड से, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनके द्वारा अस्थमा या दमा होता है। तो अस्थमा या दमा क्या है? एक प्रकार की एलर्जी है, और इस रोग के अंदर उच्च वसन के समय सीटी की आवाज़ आती है, यानी जब वायु को बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है तब सीटी जैसी आवाज़ आती है, सीटी की सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 9 नंबर का क्वेश्चन है, खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कौन सा रोग होने की अधिक संभावना रहती है?
यानी खानों के अंदर, जैसे एस्बेस्टस की खाने हैं या फिर जैसे पत्थरों की खाने हैं, तो उनके अंदर या कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में कौन सा रोग अधिक होने की संभावना रहती है? न्यूमोनिया, श्वसनिशोथ, वात स्फीति या सिलिकोसिस। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा द सिलिकोसिस। कौन सा रोग? सिलिकोसिस, यानी ये प्रदूषण के कारण होता है। 10वां क्वेश्चन है आपके, फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी। तो जो टीएलसी अपन बोलते हैं, फेफड़ों की कुल क्षमता, यानी आपके अधिकतम भरी जा सकने वाली वायु को अपन बोलते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता। एक समय में फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु, तो वो आपकी होती है 5800 मिलीलीटर। 5800 मिलीलीटर होती है फेफड़ों की कुल क्षमता। 11वां प्रश्न है, वक्ष गुहा व उदर गुहा को पृथक करने वाला अंग है, यानी वक्ष गुहा को और उदर गुहा को पृथक करने वाला कौन सा होगा जो दोनों को अलग अलग करता है? आमाशय, तनुपट, थायराइड और चौथा है अंतराप्रसुक पेशियाँ। तो अपना यहाँ पर आंसर होगा तनुपट, ब डायफ्राम जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना 12 नंबर का, फेफड़ों में लगभग कितनी वायु कूपिकाएँ होती है? फेफड़ों में तो 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है, और दोनों फेफड़ों के अंदर कुल वायु कूपिकाओं की संख्या जो है वो आपकी होती है 60 करोड़। दोनों फेफड़ों में, एक फेफड़े में नहीं, 2 फेफड़े होते हैं, दायां और बायां फेफड़ा, और दोनों फेफड़ों में कुल वायु कूपिकाओं की संख्या होती है लगभग 60 करोड़। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया का रोग कारक है, न्यूमोनिया का रोग कारक है, ए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ब विब्रियो कोलेरी, स ट्राइकोमोनास और द है वैलेंटीडियम। तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, यानी न्यूमोनिया का रोग कारक कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या है आपका? जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या है? जीवाणु है। यानी न्यूमोनिया जो है वो किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है। और इसका रोग कारक कौन है जिसके द्वारा ये रोग होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संवातन एक क्रिया है, संवातन या श्वसन की क्रिया क्या है? भौतिक, रासायनिक, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो संवातन या श्वसन की क्रिया क्या है? भौतिक क्रिया है, जिसमें श्वसन को अंदर की ओर यानी वायु को अंदर की ओर ग्रहण करना और बाहर की ओर निष्कासित करना। ये किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपने देखते हैं 16 नंबर का, तो वो है आपके मानव के फेफड़े में कुल पालियाँ होती है, यानी मानव के जो फेफड़े उनमें कुल कितनी पालियाँ? तो मानव में 2 फेफड़े होते हैं आपके, दायां और बायां फेफड़ा। दाएं फेफड़े के अंदर, दायां जो फेफड़ा है उसमें 3 पाली होती है, और जो बायां फेफड़ा है उसके अंदर आपकी कितनी पाली होती है? 2 पाली होती है। दाएं फेफड़े में 3 पाली और बाएं फेफड़े के अंदर 2 पाली, तो कुल यहाँ पर कितनी हो गई? 5 पालियाँ। यानी मानव के फेफड़े में कुल कितनी पालियाँ होती है? 5 पालियाँ होती है दोनों फेफड़ों के अंदर। दाएं में 3 पाली और बाएं के अंदर 2 पालियाँ, तो कुल आपकी हो गई यहाँ पर 5 पालियाँ। अगला प्रश्न है, श्वसन मार्ग व मुख गुहा को पृथक करते हैं। तो श्वसन मार्ग व मुख गुहा को पृथक करने वाला जो आपके अंग है वो है तालु। कौन सा अंग है? तालु, जो आपके श्वसन मार्ग व मुख गुहा को क्या करते हैं? पृथक करते हैं। धन्यवाद।